बहुत बहुत स्वागत है गुरु लोग सनातन साइंस एंथुसियास्ट के अपने एक और बहुत ही रॉ लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में। आज का जो अपना पर्टिकुलर टॉपिक है इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी अबाउट जेंडर डिस्फोरिया, उसी से रिलेटेड मेरे को कुछ क्वेश्चंस मिले इन द कमेंट सेक्शन और वहां से आई थॉट कि ऐसी कुछ एक वीडियो बनानी चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली अपन लोग बात कर रहे होंगे कि व्हाट एक्चुअली मेक्स अ मेल और व्हाट एक्चुअली मेक्स अ ह्यूमन फीमेल अ फीमेल। मतलब ऐसा क्या हो जा रहा है इस ह्यूमन बॉडी में कि कोई मेल बन जा रहा है और कोई फीमेल बन जा रही है, बन नहीं जा रही है, एक्चुअली जन्म हो जा रहा है उनका। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मेल या फीमेल के अलावा जितने भी जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं उनका जन्म कैसे होता है। दैट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन यही था, मेरे को एक भाई का क्वेश्चन आया था। दैट्स रियली गुड अगर ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो। भाई ने ये बोला था कि ही थिंक्स कि जितने भी जेंडर्स हैं अदर देन मेल या फीमेल वो सभी सर्जिकल मेथड से ही बनते हैं और इनका जन्म नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे कि मेल या फीमेल के अलावा भी जितने भी जेंडर्स हैं उनका जन्म कैसे होता है। और ये सब कुछ सिर्फ वो फैक्चुअल वाली चीजें नहीं होंगी, हम लोग बहुत ही साइंटिफिकली बात करेंगे, बायोलॉजी समझेंगे एक्चुअली कि एक्चुअल में ऐसा कैसे हो जा रहा है कि मेल फीमेल का जन्म हो रहा है, उसके अलावा जो जेंडर्स हैं उनका भी जन्म हो जा रहा है। तो शुरू करते हैं गुरु लोग। बहुत ही बेसिक बेसिक बायोलॉजी है, तो वो भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अपन लोग बहुत ज्यादा इन डेप्थ चले जाएंगे बायोलॉजी में। ओके, सो हियर वी आर। जैसा कि देख पा रहे हो कि व्हाट एक्चुअली मेक्स ह्यूमन मेल एंड फीमेल, पुरुष या स्त्री ऐसा क्या है जो कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है अदर देन मॉर्फोलॉजी। मतलब मॉर्फोलॉजिकली अगर अपन देखें, मतलब जो एनाटॉमिकली भी बोल सकते हैं कि आप शरीर को देखकर, शरीर की संरचना को देखकर तो बता ही सकते हो कि कोई मेल है या फीमेल। लेकिन जब इन मेल या फीमेल के अलावा जब हम जेंडर्स की बात करते हैं तो उनमें बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सिर्फ देखने भर से। तो बायोलॉजिकली क्या ऐसा कुछ है जो उनको मेल या फीमेल से अलग बनाता है? दैट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट समझने के लिए। सबसे पहले शुरू करेंगे अपन लोग मेल या फीमेल को ही समझने से, बट उससे भी पहले समझो कि जितनी भी बॉडी है, जब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ उन सभी ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन बॉडी में फिर स्पेसिफिक नहीं है कि वो मेल है या फीमेल या फिर कोई दूसरा जेंडर है। जब मैं ह्यूमन बॉडी बोल रहा हूँ तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी। तो जितनी भी ह्यूमन बॉडीज हैं ये सभी कुछ सेल से मिलकर बनी होती हैं। एंड आई थिंक आपने सभी ने ये चीज तो पढ़ी है स्कूल में कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। बीच बीच में यार मैं थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है तो मैं पसीना पोंछता रहूंगा। हाँ, सो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है अपनी लाइफ की। ये सभी कुछ हमने स्कूल में पढ़ा है और यहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक और चीज मैं बता दूं। एक स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है, दैट्स इंटरेस्टिंग, तो आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि क्लास 9th में जब मैं था तो वहाँ एक चैप्टर आता है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और बायोलॉजी में ये सेल चैप्टर था। उससे पहले ना एटम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, अपन सभी लोग पढ़ लेते हैं क्लास 9 10th तक। तो एटम के बारे में हमें जानकारी होती है कि एटम क्या होता है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया जब टीचर पढ़ा रही थी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब कुछ सेल से ही बने हैं, ये सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, ऐसा कर। सो वहां मेरे दिमाग में आया कि फिर एटम का क्या होगा। मतलब फिर क्या एटम ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है? क्या एटम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाता है? अगर ऐसा है तो फिर एटम को होना चाहिए ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो फिर सेल क्यों है? क्या ऐसा है कि सेल में एटम नहीं होते हैं, या फिर एटम सेल से बनते हैं या सेल एटम से बनता है? आई नो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है और बहुत ही बचकाना सा क्वेश्चन है, बट यार उस समय बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ऐसा क्वेश्चन लग रहा था कि यार कुछ नए नए ही क्वेश्चन आ गया है दिमाग में। जब मैंने टीचर से एक क्वेश्चन पूछा, बायोलॉजी वाली मैम थी, मेरे को नाम याद नहीं है। उनसे जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला कि बेटा ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जो आप एटम है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वो केमिस्ट्री में ही ये क्वेश्चन आएगा, और सेल जो है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी में आएगा। दोनों को मिक्स नहीं करो। आई नो उनका आंसर भी बड़ा ही फनी है, बट दैट वाज फाइन। मतलब हालांकि मेरे अंदर तो वो क्वेश्चन स्टिल था, ऐसा नहीं था कि वो मैम के आंसर के बाद मैं संतुष्ट हो गया था। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अब शायद उनके पास भी आंसर नहीं है, मेरे को ऐसा लगा। बट आई नो आप लोगों में से मे बी किसी के दिमाग में आ रहा हो कि हाँ यार क्वेश्चन तो सही है। तो जिन लोगों को भी इसका आंसर पता है, हालांकि ये कोई ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और उसके बाद मैंने अपने आप ढूंढा क्लास 10th और 11th, मेरे को थोड़ा पता चल गया था ओके दिस इज द आंसर। तो जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट्स में जरूर बताओ, मैं पिन करूंगा ताकि इन केस अगर किसी को नहीं पता है तो लोगों को भी पता चल पाए।
बाकी हाँ, मूविंग ऑन टू अवर टॉपिक, तो भाई सेल सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है अपनी लाइफ की। लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या है? जो हमारा ये टिप ऑफ द हेड है, यहाँ से लेके हमारे टिप ऑफ द टू, मतलब बिल्कुल एकदम पैर के टू तक भी, जितना भी अपन लोग बॉडी का पार्ट है, सभी कुछ एक छोटे-छोटे एक पार्ट से बना हुआ है, जिन्हें अपन सेल बोलते हैं। ये सभी सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और फिर वो टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं और फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर से उससे हमारी बॉडी चल रही होती है। मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा-सा आपको रिवीजन टाइप हो जाएगा ताकि आगे जाके अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ओके, सो अपन इससे बिल्कुल सभी लोग एग्री करते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अपनी बॉडी सभी की सेल से ही बनी हुई है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब सब ह्यूमन बॉडी सेल से बनी हुई है, मेल भी उसी सेल से बना हुआ है, फीमेल भी उसी सेल से बनी हुई है, और मेल या फीमेल के अलावा जितने भी जेंडर्स हैं वो भी सब सेल से ही बने हुए हैं, तो फिर ऐसा क्या हो जा रहा है कि एक तो अपन मेल हो रहा है, मतलब अपनी सोसाइटी में, फिर एक फीमेल है, उसके अलावा जो जेंडर्स हैं, तो ऐसा फिर क्या है कि स्ट्रक्चरल यूनिट सबकी सेम है लेकिन जेंडर्स अलग अलग हो जा रहे हैं? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना? तो उसी को समझते हैं। तो जबकि अपन ने सेल की बात कर ली है थोड़ी सी, तो सेल में ना एक्चुअली आप देखोगे कि स्ट्रक्चरली ये बहुत सिमिलर है सभी में, मेल फीमेल या इसके अलावा जो जेंडर्स हैं उनमें भी। बट एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब हम सेल के अंदर जाते हैं ना, तो हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। जैसे लोग, ये सेल है एक अपना, ओके, और सेल में जो बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, चीजें बहुत ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सभी ने क्लास 9 10th में पढ़ा है, 11th में तो पूरा एक चैप्टर भी है, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सिंपली ये समझो कि एक सेल है, सेल के बीचों बीच एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड आई नो भाई, आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं हो ये पूरी बायोलॉजी यहाँ पढ़ने के लिए, तो सिर्फ उतना उतना जानेंगे जैसे अपना काम चल जाए, है ना? अब सेल है और सेल के बीच में अपना एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में ना क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये हैं क्रोमोसोम्स बेसिकली। सुना सभी ने होगा इसका नाम, बहुत कंफ्यूजिंग था भाई मेरे लिए भी, ये क्या है क्रोमोसोम, डीएनए में भी बहुत इसमें कंफ्यूज होता था। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है अगेन, क्योंकि अपने को पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। ओके, सो सेल के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है ना, यही वो जेनेटिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको मेल और फीमेल का एक डिस्टिंक्शन देता है, या फिर मेल फीमेल के अलावा जितने जेंडर्स हैं उनको जन्म देता है। ओके, अब यहाँ पे एक बेसिक चीज जो है ना वो समझने वाली ये है कि जो, सॉरी, उससे पहले ये समझो कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर फिर वो डीएनए, जीन्स, वो सब कुछ होते हैं, वो उतना भी नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं रुक जाओ, सिर्फ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज अवर थिंग, इसको ही पकड़ के रखना है, पूरी वीडियो में इसी पर बात करेंगे। सो ऐसा कुछ हो जा रहा है कि ह्यूमन में जो मेल्स हैं उनमें अलग क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल में अलग क्रोमोसोम्स हैं, विद अ ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है उसे मैं आगे बताता हूँ। सो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर है, जो धागे होते हैं उनके जैसा एक स्ट्रक्चर है। इसमें एग्जैक्टली ये बनाया, ऐसा कुछ नहीं दिखता है अपने को माइक्रोस्कोप के अंदर, कुछ अलग ही दिखता है। सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हमेशा पेयर में पाया जाता है, पेयर यानी कि दो में पाया जाएगा। ओके, सो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी के हर एक सिंगल सेल में होता है। फिर से वही, सिर के टिप से लेकर टो तक जितने भी सेल्स हैं सभी में क्रोमोसोम्स हैं, सभी क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो देखो भाई लोग, होता क्या है ना कि अपनी एक ह्यूमन सेल में, ये अपनी एक ह्यूमन सेल हो गई, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर का मतलब आई थिंक आप समझ गए कि 23 तो वही दो का एक पेयर बन जाएगा, तो टोटल 23 पेयर्स हैं और टोटल कितने, 46 क्रोमोसोम्स। अब 46 क्रोमोसोम्स में क्या होता है ना, 44 क्रोमोसोम्स जो हैं इनको अपन ऑटोसोम्स बोलते हैं। ऑटोसोम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी बॉडीज में सेम है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या मेल या फीमेल के अलावा जितनी भी बॉडीज हैं सभी में जो ये 44 क्रोमोसोम्स हैं, 44 यानी कि 22 पेयर्स, जो ये 22 पेयर्स है ना, ये सभी में सेम होते हैं। मेल में भी वही हैं, फीमेल में भी वही हैं, मेल या फीमेल के अलावा जितने भी जेंडर्स हैं उन सभी में भी ये सेम है, 22 पेयर्स यानी कि 44 क्रोमोसोम्स। बट टोटल कितने हैं, 46, यानी कि एक 45 जो नंबर वाला क्रोमोसोम है वो बच गया, और एक 46 वाला नंबर है वो बच गया क्रोमोसोम, है ना? और ये दो जो क्रोमोसोम्स हैं इनको अपन ऑटोसोम नहीं बोलते हैं, इन दोनों को अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स।
रीजन बीइंग कि ये क्रोमोसोम ही है, ये वो एक सिंगल पेयर ही है क्रोमोसोम का जो एक्चुअल में ह्यूमंस में जेंडर डिफाइन करता है। ओके, जो ये 2 नंबर है 46 45th नंबर और 46th नंबर, ठीक है? तो ये दोनों जो क्रोमोसोम है इनको अपन सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जेंडर डिफाइन करते हैं ये क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में। और कैसे करते हैं उसको थोड़ा समझो। तो इनमें जो बेसिक डिस्टिंक्शन अपने को दिखता है, पहले अपन देखो मेल फीमेल की ही बात कर रहे हैं, इसके बाद जो इसका सेकंड हाफ होगा वीडियो का उसमें अपन लोग बात करेंगे मेल और फीमेल के अलावा जितने भी जेंडर्स हैं उनकी, क्योंकि उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करना जरूरी है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं जिनको अपन सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं, ये मेल में जो है वो एक्स वाई टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, नहीं नहीं, ये सिर्फ एक्स वाई नाम रख दिए हैं साइंटिस्ट ने, दिखते कुछ ऐसे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो मतलब है कि दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम हैं सेक्स क्रोमोसोम। अगर किसी बॉडी में है तो उसको अपन मेल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मेल में जनरली ऐसा देखा जाता है, ये ट्रेंड है। फीमेल में कैसा होता है, फीमेल में दोनों जो क्रोमोसोम है वो सिमिलर होते हैं। एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम जब होते हैं तो वो फीमेल बॉडी फॉर्म करते हैं। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर है या फिर बॉडी के इस पार्ट में जाके जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ओके ओके ये फीमेल है भाई, ये मेल है। नहीं, आपकी बॉडी की हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। आपकी बॉडी की हर एक सेल में 44 ऑटोसोम्स हैं और आखिरी के जो 2 पेयर हैं वो आपके सेक्स को डिफाइन कर रहे हैं, आपके जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस पूरी जो बात है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ईश्वर या फिर जो भी क्रिएटर है, भाई मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिसने भी मतलब इस संसार का निर्माण किया, ह्यूमंस बनाए, उसने आपकी हर एक सिंगल सेल में आपकी आइडेंटिटी लिख दी है। हर एक सिंगल सेल में बताया है कि भाई आपके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो आप फीमेल हो, या फिर आपके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है तो आप मेल हो, है ना? जैसे कि आपकी जैसे आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो, तो आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट से एक छोटा सा सेल निकालेंगे, उसमें क्रोमोसोम देखेंगे तो 44 क्रोमोसोम सिमिलर होंगे। लेकिन अगर आप मेल हो तो आपकी जो आखिरी पेयर है क्रोमोसोम का वो एक्स वाई टाइप का होगा, और अगर आप फीमेल हो तो वो एक्स एक्स टाइप का होगा। सो आई थिंक यहाँ थोड़ा समझ में आया होगा कि जेंडर्स बेसिकली कैसे डिफाइन हो रहे हैं, आखिरी वाले पेयर से, क्रोमोसोम के आखिरी वाले पेयर से। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी हमें कहीं पर भी जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं या जो अपने को बॉडीज मिलती हैं, डेड बॉडीज मिलती हैं, कई बार केसेस में क्या होता है ना कि उनकी पूरी स्किन चली जाती है, ओके, सिर्फ उनका स्केलेटल बचा हुआ है। अब स्केलेटल से भी वो जेंडर्स का पता लगा लेते हैं। आपने देखा होगा, आई थिंक ये कई बार न्यूज में भी आता है कि फीमेल मिली या फिर मेल मिला, है ना? एक मेल स्केलेटन मिला है या फीमेल स्केलेटन मिला है। सो हाउ डिड दे फाइंड दैट? सबसे पहले कुछ मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल रीजंस भी होते हैं, बट ये जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर, इससे भी पता लगाया जा सकता है। वो वही करते हैं कि एक सेल से पता लगाते हैं कि उसमें कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और उसके बाद वो बता देते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। अब ये सब कुछ क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी एक ये नैरेटिव शुरू हो गया है कि जेंडर इज ऑल अबाउट व्हाट इज इन योर हेड, मतलब आप खुद को कैसे परसीव करते हो वो आपका जेंडर डिफाइन करता है। मतलब आज अगर आपका मन है कि नहीं, मेरे को, मैं भले ही मेरी बॉडी मेल की है, मेरे अंदर क्रोमोसोम एक्स वाई है, बट मुझे अगर फीमेल जैसा फील हो रहा है देन आई एम अ फीमेल। ये अब आई थिंक अबसर्ड लग रहा होगा, साउंड कर रहा होगा, क्योंकि अपन ने इसका साइंस समझ लिया है कि एक्चुअल में मेल में ऐसा क्या है जिसको मेल बना रहा है और फीमेल में ऐसा क्या है जिसको फीमेल बना रही है। बट स्टिल यहाँ तक चीजें नहीं रुकती हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं ह्यूमन बॉडी में जो आपको बताती हैं कि आपका जेंडर क्या है। उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने ये जो बताया है जेनेटिक लेवल पर, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा जो चीजें आती हैं वो आपके हार्मोनल लेवल पर आती हैं। अब क्या होता है कि जैसे बॉडी में अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो ये आपकी बॉडी में कुछ सर्टेन चेंजेस लाते हैं, जिसके कारण अलग अलग बॉडी में अलग अलग कुछ चीजें हो रही होती हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि द सेक्स क्रोमोसोम्स आर नॉट जस्ट एक्सप्रेस्ड इन गोनेडल टिश्यूज बट आर प्रेजेंट इन एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी, लीडिंग टू द इम्प्लीकेशन दैट ऑल सेल्स हैव अ सेक्स। यानी कि आपकी बॉडी की हर एक सिंगल सेल में सेक्स क्रोमोसोम है, जिससे कि पता चलता है कि आपकी हर एक सेल का जेंडर है, जो कि आपका जेंडर डिफाइन कर रही है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो जेनेटिक लेवल पे अपन ने बात की, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। आपकी बॉडी में कुछ सर्टेन हार्मोन्स होते हैं जो कि आपको मेल या फीमेल डिफाइन करते हैं। मतलब कि अगर आपके में कुछ सर्टेन हार्मोन है तो आप वो मेल हार्मोन अपन उसे बोलते हैं। फीमेल हार्मोन्स अलग होते हैं, जैसे कि मेल हार्मोन्स में
एक बहुत ही कॉमन नाम जो हम सभी को पता है वो टेस्टोस्टेरोन है ना? या फिर डाइहाइड्रोन टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। क्यों ये मेल हार्मोन है? क्योंकि इस टेस्टोस्टेरोन से ही कई सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक ह्यूमन मेल में आते हैं। ऐसे ही सिमिलरली फीमेल्स में भी होता है। फीमेल्स में बेसिकली 2 हार्मोन्स की बात करते हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अलावा भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एफएसएच होता है अपना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा भी कई सारे हार्मोन्स हैं, बट ये जो 2 हार्मोन्स हैं, ये क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, आपकी प्यूबर्टी इनिशिएट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये हार्मोन्स आपकी प्यूबर्टी इनिशिएट कर रहे हैं, आपको वो सारे कैरेक्टर्स दे रहे हैं जो आपको मेल बनाता है, आपको फीमेल बनाता है। इसलिए जो ये हार्मोन्स हैं, ये भी जेंडर से ही डिफाइन है, जैसे कि मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन। ओके, सो सबसे पहले अपन ने समझा कि जेनेटिक लेवल पर आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो बता रहे होते हैं कि आप मेल हो या फीमेल। उसके बाद आपके जो हार्मोन है बॉडी में वो बता रहे होते हैं कि आप मेल हो या फीमेल। ओके, अब ये क्या सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ करते हैं, कैसे रेगुलेट होते हैं, उस सब पर भी अपन बात कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी एंड आई एम श्योर भाई आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि वहां फिर अपन लोग पूरा केमिकल रेगुलेशन और फिर हार्मोनल एक्शन को समझ रहे होंगे कि कैसे एक अपनी बॉडी में कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, मास्टर ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कैसे इन सबको रेगुलेट करती है, कैसे सब कुछ फंक्शन होता है, उसे अपन किसी और वीडियो में समझेंगे अगर आप बोलोगे तो। बाकी यहाँ अपन कंटिन्यू करते हैं। सो सिंपली अपने को 2 चीजें समझ में आई। एक तो भाई जेनेटिक लेवल पर चीजें हो रही हैं, एक हार्मोनल लेवल पर चीजें हो रही हैं अपनी बॉडी में, जो कि अपने को अपना जेंडर प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, इसके अलावा फिर एक और चीज आती है कि जैसा मैंने बताया कि फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, यानी कि आपकी जब प्यूबर्टी इनिशिएट होती है, प्यूबर्टी यानी कि आपका जब 12-13 साल के जब आप होते हो, तब मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन अपना इन्फ्लुएंस दिखाने लग जाते हैं बॉडी में। वो रेगुलेट करते हैं कई सारी चीजों को, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रोथ आपकी बॉडी में देखने को मिलता है। जो प्राइमरी चेंज अपने को देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ हेयर ग्रोथ अपने को देखने को मिलता है, जैसे मेल्स में बियर्ड और मुस्टैचेस आती हैं, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही कई सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको प्यूबर्टी के बाद देखने को मिलते हैं, ताकि आप एनाटॉमिकली बता पाओ कि कोई मेल है या फीमेल सिर्फ देखने भर से, है ना? तो एक और ये थर्ड मतलब अपना वो आ गया है कि जिससे अपन बता सकते हैं कि कोई मेल है या फीमेल है। फर्स्टली बेसिकली अपन जेनेटिक लेवल पर कैसे बता सकते हैं, बाय द क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम कौन से हैं। फिर सेकेंडली अपन बता सकते हैं उनके हार्मोन से, कि बॉडी में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है, उससे पता लगेगा कि वो मेल है या फीमेल। एंड थर्डली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से, जो कि आप एनाटॉमिकली देखकर बता सकते हो। वही चीज मैंने इस स्लाइड में लिखी है, इनकेस अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद जो अपने को समझना है वो इनके अलावा जितने भी जेंडर्स हैं उसके बारे में समझना है, बट उससे पहले एक और चीज समझो कि जो जेंडर डिस्फोरिया के बारे में मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में, उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा था ना, कि अब ह्यूमन बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं इनको सप्रेस करके जेंडर चेंज कर लिया जा रहा था। ठीक है, जैसे मान लो एक फीमेल है, उसकी बॉडी में जब प्यूबर्टी इनिशिएट ही होने वाली है, तो क्या करते हैं वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स ले लेते हैं। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स से क्या होता है, प्यूबर्टी ब्लॉकर सिंपली इन हार्मोन को सप्रेस कर देता है बॉडी में। ओके, अब जब बॉडी में हार्मोन का सप्रेशन हुआ, बॉडी में हार्मोन सप्रेस हुए, तो प्यूबर्टी आती ही नहीं है। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब सप्रेस हो गया तो प्यूबर्टी कभी आई नहीं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, और भी कई सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसे अपन मासिक धर्म बोलते हैं स्त्रियों में, वो कभी चालू नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हार्मोन्स को सप्रेस कर दिया। ये हार्मोन्स ही तो हैं जो रेगुलेट करते हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ या कैरेक्टर्स को, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना या मासिक धर्म का शुरू होना, इट इज पार्ट ऑफ दैट हार्मोन रेगुलेशन। कैसे रेगुलेट करता है, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको पूरा इन डेप्थ अपन समझ सकते हैं, बट उसके लिए अपने को एक अलग डिटेल वीडियो चाहिए। इनकेस वो भी समझना है तो बताना, उसको अपन भी समझेंगे। उसको सप्रेस किया किसे, हार्मोन्स को, तो उससे सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ रुक गई। उसके बाद अब जब सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ रुक गई है, देन 2 डायरेक्शन में एक ह्यूमन जाता है, बेसिकली टीनेजर जाता है जो प्यूबर्टी जिसकी अभी अभी हिट हुई है। या तो वो हार्मोन्स लेता है जो कि एक अपोजिट जेंडर के हैं, जिसे हम हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं। जैसे कि एक फीमेल जिसने हार्मोन को सप्रेस कर दिया अपनी बॉडी में, वो टेस्टोस्टेरोन लेने लग जाती है। जैसे कि मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल
ग्रोथ होती है वो उसमें होने लग जाती है। जैसे एक डीपर वॉइस डेवलप हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही डीपर वॉइस डेवलप होती है, फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, और फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज जेंडर चेंज थेरेपी या फिर एक सेक्स चेंज थेरेपी, जिसमें कि जैसे अभी क्या है, फीमेल जेनाइटेलिया है, वो फीमेल जेनाइटेलिया सर्जरी से मेल जेनाइटेलिया में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर थोड़ा बहुत ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ है तो उन्हें वो सर्जरी से रिमूव करवा देते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक एग्जांपल भी दिया था। अब ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है ना, ये इन्हें अपन बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि ये मेल या फीमेल के अलावा ये जेंडर है। आई मीन खुद ही सोचो, आप जन्म से जो हो, आपके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो बता रहे हैं कि आप मेल हो या फीमेल। उसके बाद अगर आप सर्जरी से, मतलब ये तो आर्टिफिशियल हो गया एक तरीके से, कि आर्टिफिशियली आप एक दूसरा ही जेंडर बनने के प्रयास कर रहे हो। सो ये तो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है ना। बट नेचुरल तो होते हैं, मेल या फीमेल के अलावा भी जेंडर्स होते हैं, और आज से नहीं होते हैं, बहुत समय से होते आ रहे हैं। महाभारत के समय का भी हमें एग्जाम्पल मिलता है, कई सारे और भी पौराणिक कहानियों में भी हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। बट आज समझना जरूरी है कि व्हाट एक्चुअली मेक्स अ जेंडर अदर देन मेल या फीमेल। इनके अलावा जितने भी जेंडर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कैसे जन्म होता है उनका, है ना। जैसे कि हमने अभी जेनेटिक लेवल पर समझा, तो इनमें क्या ऐसा जेनेटिक लेवल पर हो जा रहा है जिससे ये मेल या फीमेल नहीं बनकर एक कुछ अलग ही जेंडर बन जा रहे हैं, थर्ड जेंडर बन जा रहे हैं। तो उसको शुरुआत करते हैं गुरु लोग। अगेन वही जेनेटिक्स अपने इंपॉर्टेंट है। सो जैसा कि मैंने बताया था कि द क्रोमोसोम सेट ऑफ अ मेजॉरिटी पर्सन इज 44 प्लस XX जो कि फीमेल, और 44 प्लस XY इन मेल्स। 44 अपने ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं जो कि सभी में सेम है, 44 क्रोमोसोम्स, मेल में भी, फीमेल में भी, और दूसरे जेंडर्स में भी। जो कुछ भी हो रहा है वो ये दो क्रोमोसोम में हो रहा है। जो लास्ट का पेयर है क्रोमोसोम का, अगर ये सेम है तो वो फीमेल बन जा रही है, डिफरेंट है तो वो मेल बन जा रहा है। ठीक है भाई, यहाँ अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से समझ आ गया है ना। अब जो कुछ भी, या तो अपने से एनोमली कहें, एनोमली नहीं कह सकते हैं, तो जो चेंज कहें वो चेंज यहीं आ रहा है। अब देखो होता क्या है, जब भी एक कपल मेटिंग करता है, यानी कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, बेसिकली मेल फीमेल में ही हो सकता है। सो वहां से ना इन क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होता है। मेल स्पर्म देगा एंड फीमेल ओवम, है ना, यानी कि एग। सो जब मेल में एग और स्पर्म यानी कि ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है, उससे जो जायगोट बनता है, जिसमें कि फिर मल्टीपल डिविजन्स होते हैं। अगेन मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा हूँ, मतलब वो टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, नहीं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। सो बेसिकली होता क्या है कि जब ओवम से स्पर्म मिला, यहाँ होता है डिवीजन। एक क्रोमोसोम आपका मेल पार्टनर से आता है और एक क्रोमोसोम फीमेल से आता है, यानी कि जो भी इनसे ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा, उसमें एक जो है क्रोमोसोम वो मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा। अगर मेल से एक्स आता है और फीमेल से तो ऑब्वियसली एक्स ही आने वाला है क्योंकि दोनों एक्स हैं, तो जो बच्चे का जन्म होगा वो एक फीमेल होगी, राइट। वहीं जब एक मेल से वाई क्रोमोसोम आता है, और ये सब एकदम रैंडम है, प्रोबेबल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको एक्स क्रोमोसोम आएगा या वाई क्रोमोसोम आएगा मेल से, इट्स बिल्कुल रैंडम, है ना। और फीमेल से तो एक्स ही आने वाला है, चाहे कोई सा भी एक्स आए। तो जब एक्स वाई बन रहा है यहाँ, देन जो ऑफस्प्रिंग का जेंडर होगा वो मेल होगा। यहाँ मैंने आपको वो भी बता दिया कि जो भी बच्चे का जेंडर होता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मदर, क्योंकि मदर से तो XX क्रोमोसोम ही आने वाला है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन फादर, क्योंकि उसमें ही अलग अलग क्रोमोसोम के पेयर, लास्ट पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग अलग है ना। अब कई केसेस में क्या होता है ना कि X या XX या XY की जगह कई सारे अदर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी बन जाते हैं ड्यूरिंग दिस डिवीजन ऑफ सेल्स। कैसे? और इसको ना जनरली जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर मॉडर्न साइंस जो है वो एनोमली कहकर इसको डिफाइन करती है। एनोमली यानी कि गलती या फिर एक डिसीज, बेसिकली सिंड्रोम बोलते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में। तो इसको सिंड्रोम मतलब कि एक छोटी सी गलती है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो एक जेनेटिक सिंड्रोम है ये, हालांकि हमारे में ऐसा कभी माना नहीं गया, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, और एक और जेंडर है ये दूसरा, बस ऐसा।
तो कई केसेस में क्या होता है कि मेल से एक वाई आया और साथ ही साथ मेल से एक एक्स भी आ गया और फीमेल से एक एक्स आया। तो यहाँ पर जो बनता है क्रोमोसोम का पेयर वो एक्स एक्स वाई बन जाता है। अब जब ये एक्स एक्स वाई बना और उसके बाद डिवीजन हुई सेल के अंदर, तो जितनी भी सेल्स बनी बॉडी की सभी सेल्स में एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम आ गया। आना क्या था, एक्स एक्स या एक्स वाई, जिससे कि मेल या फीमेल बने। बट हुआ ये कि एक्स एक्स वाई बन गया। क्यों? क्योंकि मेल के दोनों क्रोमोसोम्स आ गए और फीमेल से एक क्रोमोसोम आया, मिलके उन्होंने एक्स एक्स वाई बनाया। जब ये एक्स एक्स वाई बना जाएगोट में, उसके बाद डिवीजन होती है सेल्स में, यानी कि कॉपी बनती है कई सारी, 1 की 2 4 8 16 32, ये एक डिवीजन होता है। इस डिवीजन से फिर कई सारी सेल्स बनती हैं। जितनी भी इतनी बड़ी बॉडी देख रहे हो, ये सभी सेल्स एक सेल से बनी है उसके डिवीजन होने के बाद। तो डिवीजन होने के बाद ये एक से कई सारी सेल बनी, सभी में क्रोमोसोम था एक्स एक्स वाई। मॉडर्न साइंस इस जो सिंड्रोम है इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलता है, जिसमें कि 47 क्रोमोसोम हो जाती हैं आपकी सभी सेल्स में। होने कितने चाहिए? 46, है ना। एक ह्यूमन में 46 सेल्स हैं और जिसमें कि मेल या फीमेल डिफाइन है। अब इस वाली सेल में 47 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। ऑटोसोम तो सभी में सेम है, जैसे कि मेल फीमेल थे, इसमें भी 44 ऑटोसोम्स हैं। लेकिन जो लास्ट के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है भाई। अब एक्स्ट्रा एक्स आने से क्या होता है, अगेन यहाँ पर फिर से वो चीज आएगी। देखो, एक्स एक्स जो है ना, वो एक फीमेल डिफाइनिंग चीज है, उसमें कैरेक्टर्स फीमेल जैसे होते हैं। जबकि वाई वाला जो क्रोमोसोम है वो आपको मेल कैरेक्टर्स देता है। वही आपके हार्मोन्स से भी कुछ ना कुछ मतलब कनेक्शन रखता है। हार्मोन से जो रेगुलेट होनी है चीजें, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके क्रोमोसोम से है। तो अब जब एक्स एक्स वाई हुआ, यहाँ जब 44 प्लस एक्स एक्स वाई हुआ, इससे कई सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ जाते हैं। बनना उसको मेल था क्योंकि वाई तो आ चुका है, वाई इज अ मेल डिफाइनिंग कैरेक्टर। एक्स भी आया है तो एक्स वाई यहाँ पे मेल तो है, बट एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। इससे कई सारे फीमेल कैरेक्टर्स उसमें आ जाते हैं जो ह्यूमन है। जैसे कि जो हाइट है वो टॉल, जनरली वो टॉलर होगा, लेस मस्कुलर बॉडी होगी बिकॉज ऑफ इन एक्स्ट्रा एक्स जो है। ओके, साथ ही साथ ब्रॉडर पेल्विक रीजन होगा। जनरली फीमेल्स में होता है कि उनका पेल्विक रीजन जो है वो ब्रॉडर होता है। जो पेल्विक यानी कि अपना लोअर बोन्स होती हैं, जो पेल्विक बोन्स होती हैं वो जनरली ब्रॉडर होती हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? सिंपली ताकि आप लोग ठीक से पार्चुरेशन कर पाए। पार्चुरेशन यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। ओके, सो ब्रॉडर एक पेल्विक रीजन होगा, लॉन्गर लेग्स, लंबे पैर होंगे, आर्म्स भी उसके लंबे होंगे, साथ ही साथ लार्जर ब्रेस्ट, अ कंडीशन कॉल्ड गायनोकेमिस्ट्रिया। गायनोकेमिस्ट्रिया में क्या होता है कि एक मेल बॉडी है, उसमें ब्रेस्ट एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, जैसे कंप्लीट नहीं, एक हाफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाता है। बहुत ही इमेच्योर टाइप का ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाता है, यानी कि आपकी जो चेस्ट रीजन है यहाँ पे कई सारा फैट डेवलप होने लग जाता है और फैट एक्यूमुलेट होने से ब्रेस्ट जैसा बनने लग जाता है, जो कि एक फीमेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। बट इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है, राइट। उसके साथ ही साथ बीकर बोन्स, एक लोअर एनर्जी लेवल। ये तो फिर वो जो कैरेक्टर्स हैं जो कि आप देखकर बता सकते हो कि शायद इसको ऐसा कुछ है। एंड स्मॉलर पेनिस एंड टेस्टिकल, अगेन क्योंकि यह एक एक्स्ट्रा बाय था इसलिए उसको जो जेनाइटिलिया मिला वो एक मेल था, बट स्टिल क्योंकि ये कंप्लीटली मेल नहीं है तो उसके जेनाइटिलिया जो थे वो अंडर डेवलप्ड आए, यानी कि कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है पेनिस या फिर टेस्टिकल्स। और यही रीजन है कि मैन विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर इनफर्टाइल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि उसका स्मॉलर पेनिस है, अंडर डेवलप्ड टेस्टिकल्स हैं, स्पर्म प्रोडक्शन होता नहीं है। इस कारण से ऐसे जो मेल्स हैं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रस्त हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल का मीनिंग क्या है? इनफर्टाइल का बेसिक मीनिंग है कि दे आर नॉट कैपेबल टू गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं बिकॉज दे कैन नॉट मेक स्पर्म, क्योंकि उसमें जो मेल गोनाड्स हैं, मेल गोनाड्स यानी कि टेस्टिकल्स, वो स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं करते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता है तो इनफर्टाइल है, वो बच्चे को जन्म देने में समर्थ नहीं है। ओके, एंड अगेन डिलेड और इनकम्प्लीट प्यूबर्टी, सम बॉयज वॉन्ट गो थ्रू प्यूबर्टी एट ऑल, यानी कि उसमें प्यूबर्टी आती ही नहीं है। प्यूबर्टी क्यों आएगी, मतलब प्यूबर्टी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का ग्रोथ ही नहीं होगा उनमें। रीजन बीइंग टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, इनका जो इम्बैलेंस है दैट एक्चुअली कॉजेस इनकम्प्लीट प्यूबर्टी इन देम।
आई थिंक आपको यहाँ थोड़ा सा समझ आया होगा कि ओके, यहाँ वो चीज हो रही है, यानी कि ये जो कुछ भी हुआ है वो आपके जन्म के समय हुआ है, इसमें उस इंसान की कुछ भी ऐसी गलती नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में मैं वो चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ जहां इंसान आर्टिफिशियली बन जा रहा है सर्जरी या सब कुछ से, तो ये तो भाई आपके बिल्कुल भी हाथ में नहीं है। इट्स प्योरली रैंडम कि आप मेल हो या फीमेल हो या फिर इनके अलावा कोई आप जेंडर हो, इट्स ऑल रैंडम। अगर आप में ये क्रोमोसोम सेट आ गया और इस क्रोमोसोम सेट के बाद वो मल्टीप्लाई हो गया, आपकी बॉडी बन गई, देन इट्स प्योरली क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें कि आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब इनमें भी ना किसी किसी में ये ज्यादा हो सकता है, किसी किसी में थोड़ा कम हो सकता है, ये थोड़ा सा चीजें आती हैं। अब क्या इनके अलावा भी कोई जेंडर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार, पॉसिबिलिटी तो और भी एग्जिस्ट कर सकती है ना। आप मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ से ये दोनों भी चले गए तो क्या होगा, ट्रिपल एक्स बाय बन गया तो क्या होगा, यहाँ से एक भी नहीं गया सिर्फ एक्स एक्स आ गया तो क्या होगा, यहाँ से एक बाय आया यहाँ से कुछ आया ही नहीं तो क्या होगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट थिंग इज कि ये सारी पॉसिबिलिटीज का होना बहुत रेयर है, मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जस्ट अभी जिसकी अपन ने बात की, जिसमें 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, इसका भी होना बहुत ज्यादा रेयर है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर तीसरा बच्चा पैदा हो रहा है ऐसा, कि क्योंकि ये 3 है। तो एक जनरल एस्टिमेट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ का जो है, उन्होंने बताया है कि 1 in 10,000 ऐसा एक बच्चा पैदा होता है जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है, अगर अपन इसे ग्रसित बोलें तो। यानी कि मेल या फीमेल के अलावा एक थर्ड जेंडर अगर जन्म ले रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 in 10,000। सॉरी मैं उस पेज को यहाँ लगा नहीं पाया, बट अगर आप सर्च करोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट तो आपको दिख जाएगा, है ना। सो देखो गुरु लोग, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अलावा ये भी सारे सिंड्रोम है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, एक्स डबल बाय सिंड्रोम है, और ये सब कुछ मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। ये जो पेज मैंने यहाँ लगाया है, इट्स एन इम्पोर्टेंट पेज। ये क्लास 12th की बायोलॉजी का पेज है, बायोलॉजी बुक का पेज है, एनसीईआरटी का पेज है भाई। ये सब कुछ पढ़ा है मैंने क्लास 12th में वही कुछ आपको बता रहा हूँ। तो देखो यार, इसमें ना मतलब 12th में तो 3 सिंड्रोम के बारे में बताया जाता है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक साइंटिस्ट था, लैंगडोंग डाउन, उसने इसको खोज की थी। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैसा कि हमने देखा, मतलब ये बहुत ज्यादा ना रेयर ऑफ रेयर तो है, बट इन सभी में रेयर में भी ये सबसे ज्यादा कॉमन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वो भी 1 in 10,000। 10,000 बच्चे कुछ पैदा होंगे, ये एवरेज बता रहा हूँ ना, 5,000 में भी हो सकता है किसी जगह पर। वहां फिर एक ऐसी एनोमली आ जाती है जिससे कि एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो कि ना मेल है ना फीमेल है, एक तीसरा ही जेंडर है। और ये सारी पॉसिबिलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट इनका भी उन्होंने एस्टिमेट दिया है वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें कि इन सब की लेक्स में प्रोबेबिलिटी देती है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा रेयर है ये सब कुछ। एक बार को टर्नर सिंड्रोम इतना ज्यादा रेयर नहीं है, बाकी जो दूसरे हैं जैसे कि ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है या फिर एक्स वाई वाई सिंड्रोम है, ये बहुत ज्यादा रेयर है। एंड आई होप कि अब तुम्हें थोड़ा समझ आ गया होगा कि मेल या फीमेल के अलावा भी जो जेंडर्स का जन्म हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, हो सकता है, नेचुरल है। उनमें जेनेटिक लेवल पे क्या चेंज होते हैं मेल या फीमेल के अलावा, वो चीज भी समझ आ गई होगी। मेल फीमेल में एक्स बाय या एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स पेयर आ जाता है क्रोमोसोम का, जिससे 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं। साथ ही साथ जेनेटिक लेवल के अलावा हार्मोनल लेवल पर भी चीजें इसमें अलग होती हैं, जिसके कारण की प्यूबर्टी नहीं आ पाती है। और साथ ही साथ एनाटॉमिकली भी कई सारे चेंजेस होते हैं, उनको भी अपन ने समझ लिया है। अब ना देखो प्रॉब्लम क्या है कि चीजें यहां तक नहीं रुकी हैं। आज इसके बारे में हमें क्यों बात करना पड़ रहा है? क्योंकि एक अलग सी लहर चल रही है जिसमें लोगों को ये समझाया जा रहा है कि एक ह्यूमन मेल या फीमेल जो है वो जन्म से ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी सेम हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन अवर माइंडसेट, अपन अपने आप को कैसा परसीव करते हैं। यानी कि मैंने अगर अपने आप को फीमेल मान लिया तो फिर दुनिया को भी मुझे फीमेल मानना पड़ेगा, क्योंकि आई बिलीव कि आई एम फीमेल। जन्म से कुछ भी इसका लेना देना नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एक नैरेटिव चल रहा है वोकिज्म, ओके, वोक्स का। अब ये ना एक लेवल ऊपर जा चुका है। अब सिर्फ लोगों ने मानना ही नहीं, सर्जरीज चालू करवा दी हैं, अपनी इंडिया में भी चालू हो गई हैं। इनके साथ अपने जेंडर डिस्फोरिया वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो भी एक बार देख लेना, आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि ऐसा एक्चुअल में हो क्यों रहा है। एंड नाउ इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अपना जेंडर, इससे भी एक कदम आगे चला गया है।
लोग सिर्फ अब ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं मेल या फीमेल हूँ, लोग अब ट्रांस एबल करके एक चीज ला रहे हैं, यानी कि एक अच्छा वाला आदमी है, जैसे मैं हूँ, एक इंसान है, उसको ऐसा फील हो रहा है, मतलब पता नहीं फील हो भी रहा है या फिर से वो बोल रहा है कि आई एम अ ट्रांसेबल ह्यूमन, यानी कि मेरे को सारे अपने बॉडी पार्ट एकदम अच्छे मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा ये हाथ नहीं है, मैं ट्रांसेबल हूँ। ओके, तो वो क्या करता है, हॉस्पिटल में जाके इस हाथ को कटवा ले रहा है। ये मैं कुछ मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी न्यूज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आप लोग सर्च करोगे तो। हालांकि इंडिया में ऐसा कुछ अभी तक तो केस नहीं है, सिर्फ अमेरिका में है और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे कई सारे केसेस मिल रहे हैं जहां ह्यूमन अपने आप को ट्रांसेबल बोल रहे हैं, ट्रांसजेंडर के अलावा। बट एक और ब्रीड है जो कि इंडिया में भी अब देखने को मिल रही है, जहां ट्रांसजेंडर ट्रांसेबल के अलावा अब लोग अपने को कुछ भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी कि एक ह्यूमन अपने आप को एक डॉग आइडेंटिफाई कर रहा है। और ये कोई मैं बाहर की न्यूज नहीं बता रहा हूँ, या मुंबई का न्यूज है, ये देखो। इसमें जो ये वीडियो है, ये वीडियो भी अवेलेबल है, बट मैं यहाँ उसको दिखा नहीं सकता हूँ। आप अगर सर्च करोगे तो ये मीरा भयंदर करके जगह एरिया है मुंबई में, इसकी वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर अगर सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो भी आसानी से मिल जाएगी। इस वीडियो को देखो जिसमें कि जो ये लेडी है, अब ये तो अपने आप को डॉग बोल रही है, ये इसमें बार्क भी कर रही है, और साथ ही साथ इसके गले में जो ये डली हुई है चेन, इससे एक दूसरा इंसान जो कि इसको अपना एक पेट, एक डॉग मानती है, भाई यहाँ जेंडर का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सो वो इसको घुमाने लेकर आई है, और ये सब कुछ स्ट्रीट पर हो रहा है, देखो आसपास सब लोग देख भी रहे हैं। ये केस मुंबई का है, एंड डोंट यू थिंक कि एक शुरुआत तो हो गई है भारत में? और आपको नहीं लगता कि कोई भी ऐसी फालतू की नई चीज शुरुआत होती है भारत में? सबसे पहले दिल्ली में चीजें चालू हो जाती हैं, जैसे प्राइड मंथ अभी चल रहा है, जैसे भाई जून को प्राइड मंथ बोलते हैं ये लोग, तो जो रिलीज होती हैं इनके प्राइड मंथ के मार्चेज होते हैं, वो दिल्ली वगैरह में तो अपने को देखने को मिलने ही लगे हैं, पुणे वगैरह जैसी सिटीज में भी मिलने लगे हैं। क्या आपको नहीं लगता मतलब ज्यादा समय लगेगा इनको मल्टीप्लाई होने में? कितना जल्दी, मतलब ऑलमोस्ट एक बीमारी की तरह है ना यार, के कंटेजियस डिसीज की टाइप, जिसमें एक को देखकर दूसरे को अपने आप ही बीमारी हो जा रही है। अब नाउ हाउ फनी इज दिस? ऐसा नहीं है यार ये वीडियो में जैसे आप सोच रहे हो कि मोलेस्ट कर रही है या फिर इसने इसको जानबूझ के ऐसा किया हुआ है। आपको दिखेगा कि वो इंसान अपने बिल से एक कुत्ते जैसा बनी हुई है। ओके, सो आई थिंक चीजें समझ आ गई होंगी जेंडर के बारे में। क्या है ऐसा जो एक फीमेल को फीमेल बनाता है, एक मेल को मेल बनाता है। एंड आई थिंक दिस वाज ऑल गुरु लोग, मेरे एंड से तो आई हैव डन माई पार्ट। मैंने आपको समझा दिया कि एक ह्यूमन मेल में ऐसा क्या है जिसको ह्यूमन मेल बना रहा है, और एक ह्यूमन फीमेल में ऐसा क्या है जिसको एक फीमेल ह्यूमन फीमेल बना रही है। इनके अलावा भी जो जेंडर्स हैं उनका जन्म कैसे हो रहा है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब अगर किसी के दिमाग में फिर भी ये चीज आती है कि क्या मेल या फीमेल के अलावा भी जेंडर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो एक वर्ड में आंसर देता हूँ कि हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जन्म से एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन भर मेल थे एंड यू मैरिड अ फीमेल, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, देन सडनली आपको कुछ 30-40 की एज में याद आता है कि नहीं यार, मैं तो एक फीमेल हूँ जो एक मेल बॉडी में ट्रैप हूँ। तो फिर आप हार्मोनल थेरेपी लेते हो या फिर आप सर्जिकल मेथड से जाते हो और सर्जरी करवा लेते हो और एक फीमेल बन जाते हो, या फिर वाइस वर्सा, ऐसा फीमेल भी करती हैं। ओके, आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है? ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है जो अभी कुछ चल रहा है, और ये एक्चुअली चीज बंद होनी चाहिए। यहाँ पर वो एक गलत नैरेटिव चला दिया जाता है कि लोग जो थर्ड जेंडर है या फिर मेल या फीमेल के अलावा जो जेंडर है उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबकि उनके साथ नहीं है। आपको नहीं लगता कि जो लोग ऐसा करवा रहे हैं, नेचुरली जिनका जो जन्म हुआ है, वो आर्टिफिशियली अपना सेक्स चेंज करवा रहे हैं, जेंडर चेंज करवा रहे हैं, वो एक्चुअली इन चीजों का यूज कर रहे हैं? ऐसा फील होता है ना कि वो लोग यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, और मे बी फ्यूचर में जाके अगर इनके नाम पर कुछ ऐसा रिजर्वेशन वगैरह भी मिलने लग जाए तो लोग अगेन अपने आप को डिफाइन करने लग जाए कि हम मेल नहीं है फीमेल है, या फिर हम फीमेल नहीं, हम कोई दूसरा ही जेंडर है। बिल्कुल हो सकता है, भारत में दरअसल में हो सकता है, बिल्कुल मानता हूँ। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड कि हम पहचाने कि कौन जेंडर कौन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे पहले अटैक करते हैं यार टीनेजर्स पर, क्योंकि उन्हें आसानी से माइंड वॉश किया जा सकता है। बेसिकली ना टीनेजर्स के लिए ये एक कोप अप मैकेनिज्म की तरह है। जैसे आप देखो कि जब हम छोटे होते हैं तो कई चीजों से हम कोप अप करते हैं, अपने आप को कुछ झूठे दिलासे देकर, झूठी बातें बताकर।
क्योंकि हम में वो सामर्थ्य नहीं होता है उन चीज़ों को फेस करने का। ऐसी लाइफ के साथ भी है। व्हेन यू गेट इनटू अ टीनेज, तो वहाँ आपको कई सारे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में फील होते हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप थोड़ा-सा एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज़ देयर इज़ अ चेंज। तो वहाँ ना ये बहुत अच्छा एक कोप अप मैकेनिज़्म दिखता है। ये मैं प्रोस्पेक्टिव पूरा बता रहा हूँ, हाउ इट ऑल केम इनटू अमेरिका। अमेरिका को इसने कैसे अपनी चपेट में लिया। एंड वही चीज़ अभी इंडिया में भी हो रही है और इस चीज़ को अपन जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया बेसिकली जब एक इंसान अपने जेंडर में रहकर खुश नहीं है, उसके अंदर वो एक भाव उत्पन्न हो गया है कि मे बी दूसरा जेंडर जो है ना, वहाँ जाके मुझे अच्छा लगेगा। जबकि प्रॉब्लम इज़ जेंडर आपका प्रॉब्लम नहीं है। वो जो लाइफ की एडवर्सिटीज़ हैं या फिर आपके टीनेज से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, उनको आप फेस नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द थिंग, इनको फेस करना चाहिए। सो या दिस वाज ऑल गुरु लोग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेल, फीमेल और इसके अलावा जो जेंडर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। बाकी इट्स अ रिक्वेस्ट गुरु लोग कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अपना एम है कि जल्दी-जल्दी 10,000 इस पे सब्सक्राइबर अपन कंप्लीट करें, ताकि उसके बाद अपन बुक रीडिंग सेशंस भी यहाँ शुरू करेंगे। मैंने बहुत समय पहले आपको बुक रीडिंग सेशन के बारे में बताया था एंड आई रियली होप कि हम जल्दी-जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर पाएँगे, ताकि अपन लोग बुक रीडिंग सेशंस भी शुरू करें। एंड एज़ यू नो कि अपना इंस्टाग्राम जो पेज था, वो डिलीट कर दिया गया है बाय मेटा परमानेंटली और साथ ही साथ भाई उन्होंने मेरा व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया, मतलब बैन कर दिया प्रॉपर्ली। वो नंबर पर अब मेरा व्हाट्सएप भी नहीं है। सो एक टेलीग्राम चैनल है अपना विद अ सिमिलर नेम, बेथ साइंस एंड मैथ्स। वहाँ अपनी सनातन साइंस एंथुसियास्ट कम्युनिटी को फिर से ग्रो करते हैं एंड यूट्यूब को ग्रो करते हैं सबसे पहले यार, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो इट्स अ रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, खासकर कि उन लोगों के साथ शेयर करो जो कि या तो इस भ्रम में जी रहे हैं कि मेल या फीमेल के अलावा जेंडर नहीं होते हैं, या फिर इस भ्रम में जी रहे हैं कि मेल या फीमेल के अलावा जो जेंडर्स होते हैं वो सारी सर्जिकल मेथड से ही बनते हैं, या फिर जन्म से कुछ भी नहीं होता है मेल या फीमेल। और उनके साथ भी शेयर करो जो सोचते हैं कि इट इज ऑल इन द हेड, मतलब आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप हो। आपने अगर आपने आपको मेल माना देन यू आर मेल, या फिर आपने अपने आपको फीमेल माना देन यू आर फीमेल, या फिर मेल फीमेल के अलावा अगर आपने कुछ और नया ही कुछ निकाल दिया भाई इंद्रधनुष से, कोई नया ही रंग, तो आप वो हो। जबकि ट्रुथ इज, मतलब जो अपन ने अभी डिस्कस किया, दिस इज द ट्रुथ। बाकी ओके गुरु लोग, बहुत ज्यादा गर्मी है सो इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पर ही। मिलेंगे अपन किसी और वीडियो में, ठीक है। जय मां भारती।